हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम फर्स्ट टेंस के अंदर पढ़ रहे थे और हमने कुछ नियम्स पढ़े थे, कुछ रूल्स हम पढ़ रहे थे। ठीक है, वो रूल्स ख़त्म हो गए थे। उन रूल्स के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो कि अपने आप में प्लूरल ही होती है, उसके पीछे हमने उस नियमों को लगाएंगे, एस या ई एस वगैरह सब हम लगाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और उन्हीं नियम्स को फॉलो करते हुए अगर कोई नाउन है जो कि ऑलरेडी सिंगुलर है तो वो प्लूरल में बन जाएगा। ठीक है, यानी बहुवचन संज्ञा। तो ये नियम हमने पढ़े थे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे टेंस के जो 7 पॉइंट्स होते थे, उसमें से प्रत्येक टेंस के अंदर हम 7 पॉइंट पढ़ते हैं और हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। तो बाकी के 4 पॉइंट, जो 4 स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा, ठीक है, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। और हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में पहले और 5वें टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि सीता स्कूल जाती है। ठीक है, और एक वाक्य है लड़के स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट है सीता, इसमें सब्जेक्ट है बॉयज़। तो ये है सीता, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट एस एस, और जो बॉयज़ यानी कि जो लड़के हैं ये है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और दोनों के अंदर क्रिया है जाना। तो हमने जो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा 5वें टेंस में और पहले टेंस में, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और ये पहला टेंस है, तो पहले टेंस में अगर ज़रूरत होगी तो हम एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस वाक्य का अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता, क्रिया क्या है, जाना, गो। ठीक है, लेकिन सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए गो को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है। तो गो के पीछे हमने देखा था कि अगर ओ आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको सिंगुलर बनाने के लिए ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल वर्ब होगी और ये सिंगुलर वर्ब होगी, तो इसका क्या होगा, गोज। ठीक है, तो सीता गोज टू स्कूल। अब ये वाला वाक्य आ गया बॉयज़ वाला। तो बॉयज़, अब बॉयज़ है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लेगी, यानी कि गो ही लेगा, वो ही यूज़ करेंगे इसके साथ। तो बॉयज़ गो टू स्कूल। ठीक है, और अब 5वां पॉइंट, अगर वाक्य का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव बनाने के लिए वाक्य के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो हमें पहले टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए हेल्पिंग वर्ब को दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लगाएंगे नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब डू डज आ जाता है हेल्पिंग वर्ब तो पहले टेंस में एफर्मेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सीता। अब सीता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आती है डज, सीता डज, फिर नॉट, क्रिया जाना, गो कहाँ, टू स्कूल, सीता डज नॉट गो टू स्कूल। और जो ये वाला वाक्य है बॉयज़, तो बॉयज़ है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके लिए डू का प्रयोग होगा, बॉयज़ डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा, सीता स्कूल नहीं जाती है और लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, किसी को हिंदी में लिखना हो तो। छठा ये है कि अगर वाक्य इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का है, ठीक है,
तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख लो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक है। तो इस वाक्य को अगर हम हिंदी में प्रश्नवाचक में बनाएंगे तो क्या आएगा, क्या कैसे बनेगा, क्या सीता स्कूल जाती है, क्या लड़के स्कूल जाते हैं, हिंदी में किसको लिखना हो तो। और अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सिर्फ पहले लिख लो, ठीक है, तो काम हो जाएगा। यानी कि डज सीता गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क, फिर डू बॉयज गो टू स्कूल, क्या लड़के स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब हमें 7वां पॉइंट, यदि हमें वाक्य को इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, यानी कि इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखा, ये बन गया इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव भी बनाना है तो नॉट भी लगा लो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। और हमने एक और नियम पढ़ा था कि नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आता है, तो हम इसको इसके बाद भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये वाला है वाक्य, ठीक है, ये वाला सेंटेंस है, इसको अगर हम बनाएं इसके हिसाब से तो क्या होगा, डज सीता नॉट गो टू स्कूल, और इसके हिसाब से बनाए तो क्या होगा, डजंट, ये एपोस्ट्रोफी, ठीक है, डजंट सीता गो टू स्कूल, ठीक है। इस वाले वाक्य को अगर हम इन दोनों से बनाएंगे तो ऊपर वाले से हिसाब से क्या होगा, डू बॉयज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और इसको नॉट को पहले लिख के भी बना सकते हैं, तो फिर अगर पहले लिखेंगे तो हमें कॉन्ट्रास्ट फॉर्म यूज करनी होगी, डजंट बॉयज गो टू स्कूल, ठीक है। अब जैसे कि है डू नॉट, तो इसकी कॉन्ट्रास्ट फॉर्म क्या होती है, डोंट, डज नॉट, इसकी कॉन्ट्रास्ट फॉर्म क्या होती है, डजंट, ठीक है। तो अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्ट फॉर्म यूज करना कंपलसरी है। अगर हम कॉन्ट्रास्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे और सिर्फ अलग अलग लिख लेंगे कि डज नॉट सीता गो टू स्कूल, ठीक है, और ओह सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, डोंट बॉयज गो टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रास्ट फॉर्म यूज करना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर डू नॉट बॉयज गो टू स्कूल लिख लिया, यहाँ पर डज नॉट सीता गो टू स्कूल लिख लिया तो सेंटेंस को गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब इसके अंदर पहले टेंस के अंदर बहुत सारे वाक्य बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे, तब तक मैं साइड में हो जाता हूँ। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये उतार लिया। तो हम अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट रूल इसी टेंस के अंदर, ठीक है। मान लो कि एक सेंटेंस है, उसके अंदर दो कार्य लिखे हुए, ठीक है, दो घटनाएं, दो इंसिडेंट लिखे हुए हैं, और उसमें से एक जो कार्य है, और दोनों ही मतलब प्रेजेंट टेंस में ही है, ठीक है, फर्स्ट टेंस में ही है दोनों ही। तो और जो मतलब एक वाक्य है, इसके अंदर दो कार्य हैं, ठीक है, ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए हैं, और उसके अंदर से कोई भी एक कार्य के अंदर जो वर्ब है, ठीक है, वो अगर ये आ जाए, बिलीव, सपोज, होप, थिंक, इमेजिन, ठीक है,
ये वाली वर्ब्स आ जाए किसी एक के अंदर, मान लो इसमें भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है, और वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना है, मतलब इसमें या इसमें किसी एक के अंदर हमें नॉट लगाना है, ठीक है। तो हम नॉट किसके अंदर लगाएंगे, जिसके अंदर मैंने जो ये वर्ब्स बोली वो उस वाले सेंटेंस में नॉट लगाएंगे। जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा उसको एफर्मेटिव ही रहने देंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, चलो एक बार मैं आपको सही से ये रूल लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो रूल करके आप लिख लो, यदि किसी वाक्य में दो कार्य हो, वह उसमें से किसी एक में कौन कौन सी वर्ब्स आए, यदि अगर आ जाए बिलीव, ठीक है, ये आ गया मान लो थिंक, THINK, या आ गया सपोज, या आ गया इमेजिन, या आ गया अंडरस्टैंड, ठीक है, या आ गया होप। ये सब क्या है, वर्ब्स है, ठीक है। दो पार्ट मैंने बताए थे, उसमें से किसी एक पार्ट के अंदर ये वाली वर्ब है, होप यानी आशा करना, अंडरस्टैंड यानी समझना, इमेजिन यानी कल्पना करना, सपोज यानी मान लेना, थिंक यानी सोचना, और बिलीव यानी कि भरोसा करना या ऐसा सोचना कि मैं इस बात पे विश्वास नहीं करना, विश्वास करना, ठीक है। उसमें से किसी एक में ये वर्ब्स आ जाए तथा वाक्य को नेगेटिव बनाना हो, तो इन वर्ब्स को नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। यानी कि जो दो वाक्य उस सेंटेंस के अंदर दो कार्य थे और किसी एक कार्य में ये वाली वर्ब्स आ जाए तो नॉट इन वर्ब्स के साथ जोड़ेंगे, दूसरे वाले वाक्य को एफर्मेटिव में ही रहने देंगे, उसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे कि मान लो है ये बिलीव, I believe that you can you can't fail, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा मानता हूँ, आई बिलीव यानी कि मुझे इस बात में विश्वास है कि तुम फेल नहीं हो सकते। मान लो कोई आपको किसी पर विश्वास है कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, ठीक है, तो आपको उस पर भरोसा है कि वो उसको आप कहते हो कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम फेल नहीं हो सकते। लेकिन हमने ये नियम पढ़ा, इस नियम के हिसाब से क्या कहता है कि ये वाली जो वर्ब है बिलीव, ये वाली तो अगर इस हिसाब अभी देखिए ये वाला वाक्य है तो इसके अंदर ये वाला वाक्य एफर्मेटिव है और ये वाला नेगेटिव है, जबकि होना क्या चाहिए कि अगर ये वर्ब्स आ गई तो हम इनको पहले बनाएंगे, दूसरे वाले को नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो वाक्य है ये गलत है, सही क्या होगा, ठीक है, अलग पेन यूज कर लेता हूँ। सही वाला वाक्य क्या होगा, आई डोंट बिलीव दैट यू कैन फेल, ये वाला वाक्य सही होगा, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि तुम फेल हो सकते हो, ठीक है। इसके हिसाब से देखा तो क्या होगा, आई बिलीव यानी मैं मानता हूं कि तुम फेल नहीं हो सकते, तो ये वाला वाक्य गलत होगा। सही क्या होगा, आई डोंट बिलीव दैट यू कैन फेल, यानी कि मैं ऐसा विश्वास नहीं करता या मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि तुम फेल हो सकते हो, ठीक है। एक और वाक्य अगर हमने लिख लिया, ठीक है, जैसे कि आई थिंक दैट इंडिया कैन नॉट लॉस द मैच, ठीक है। आप किसी मैच के बारे में कह रहे हो कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस मैच के अंदर भारत
नहीं हार सकता। तो इस वाक्य को हमने नेगेटिव बनाया है और इस वाक्य को हमने अफर्मेटिव में ही रहने दिया है और थिंक इसके अंदर आई है, तो हम क्या करेंगे, थिंक को नेगेटिव बनाएंगे और इसको अफर्मेटिव में ही रहने देंगे। तो ये वाला वाक्य तो गलत हो गया। सही क्या होगा, इसको नेगेटिव बनाओ। आई डोंट थिंक, यानी कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि दैट इंडिया कैन लॉस द मैच। ठीक है, यानी कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि भारत मैच हार सकता है। ठीक है, एक और वाक्य हो गया, जैसे कि आई बिलीव दैट राम can't cheat you। ठीक है, आई बिलीव दैट राम कैन नॉट चीट यू, यानी कि मैं ऐसा मानता हूँ, इस बात पे बिलीव करता हूँ कि राम है वो तुम्हें चीट नहीं कर सकता। लेकिन वाक्य के अंदर बिलीव आ गया, तो हम इसको नेगेटिव वाक्य न बना करके इसको नेगेटिव में बनाएंगे, इसको एफर्मेटिव में ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये वाला गलत है। सही क्या होगा, आई डोंट बिलीव, यानी कि मैं ये नहीं मानता हूँ दैट कि राम तुम्हें चीट कर सकता है। ठीक है, राम कभी किसी को चीट नहीं करता। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं मानता कि राम तुम्हें चीट कर सकता है, तो ये वाला वाक्य तो सही होगा, ये वाला गलत होगा। एक और वाक्य हो गया, जैसे कि आई होप दैट कार्तिक इज नॉट इल। ठीक है, यानी कि मैं ऐसी होप करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि कार्तिक है वो बीमार ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, होप शब्द आ गया है तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, ना कि इसको एफर्मेटिव में रहने देंगे। कैसे लिखेंगे इसको सही करके, ये वाला गलत है। ठीक है, सही करके इसको ऐसे लिखते हैं, आई डोंट होप। ठीक है, आई प्लूरल है तो डू नॉट ही आएगा। आई डोंट होप दैट कार्तिक इज इल, यानी कि मैं ऐसा या ऐसी आशा नहीं करता हूं कि कार्तिक बीमार हो। ठीक है, ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं कि कार्तिक बीमार हो। तो ये एक छोटी सी चीज थी कि कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई फॉर्म वाक्य है, उसके अंदर दोनों ही तरफ प्रेजेंट मतलब टेंस का उपयोग हम कर रहे हैं, दोनों ही तरफ यहाँ हो यहाँ। तो और उस वाक्य में किसी एक में ये वाली वर्ब भी है, बिलीव, थिंक, सपोज, ठीक है, अंडरस्टैंड, इमेजिन वगैरह, तो हम उनको नेगेटिव बनाएंगे, दूसरे वाले को एफर्मेटिव में ही रहने देंगे। तो मैं साइड में हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वह उतार लीजिए। ठीक है, तो ये नियम हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, यानी कि कोई चीज, कोई भी कार्य, कोई भी घटना बार बार हो रही है, एक निश्चित टाइम में वो कितनी बार हो रही है। मान लो कि हमने एक निश्चित टाइम लिया, महीना, ठीक है, या एक साल, तो वो एक साल में कितनी बार हो रही है, रोज हो रही है, महीने में एक बार हो रही है, 6 महीने में एक बार हो रही है, कभी कभार हो रही है, ज़्यादातर टाइम हो रही है। ठीक है, हमेशा होती है। तो ये जो है एडवर्ब, कोई कार्य कैसे कैसे, मतलब उसकी आवृत्ति कैसी है, उस कार्य के होने की कितनी बार हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले जो कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि हम बोले कि ऑलवेज, डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, ये वाले जो कुछ शब्द होते हैं, अगर वो शब्द वाक्य के अंदर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो वाक्य फर्स्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य। ठीक है, तो मैं वो एडवर्ब्स कुछ आपको लिखा देता हूं। ठीक है, तो वो रूल करके आप लिख लो। यदि किसी
वाक्य में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति बताने वाले शब्द। ठीक है, कौन कौन से? मान लो जैसे कि आ गया ऑलवेज, या आ गया ऑफन, ठीक है, या आ गया नेवर, या आ गया डेली, ठीक है, या आ गया एवरीडे यानी प्रतिदिन, या आ गया एवरी मंथ, या एवरी ईयर, ठीक है, या आ गया समटाइम्स, ठीक है, या आ गया मोस्टली, या आ गया जनरली, या आ गया यूजुअली, ठीक है, और क्या आएगा? ओकेजनली। ओकेजन की स्पेलिंग क्या होती है? WCASIONALLY, ओकेजनली, ठीक है। या और कौन कौन से होते हैं? ठीक है, मान लो आ गया जैसे कि वंस, एक बार, या वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, या ट्वाइस आ गया, दो बार, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, टू टाइम इन अ डे, दिन में दो बार, ठीक है, या मतलब जनरली, यूजुअली, या मान लो ऐसे भी ये भी आ सकता है नॉर्मली, NORMALLY, नॉर्मली यानी जनरली, सामान्य तौर पर, ठीक है। तो ये वाले कुछ शब्द अगर वाक्य के अंदर आ जाए तो वाक्य को पहले टेंस में लिखा जाता है, ठीक है। एडवर्ब्स यदि वाक्य में आ जाए तो वाक्य है प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हो गया ऑलवेज, एक वाक्य मैं लिखता हूँ जैसे कि हरीश हमेशा लेट आता है, ठीक है। एक खत्म हो गया, इससे लिख देते हैं। ऑफन यानी कि वह अक्सर यहाँ आता है, ठीक है। एक और वाक्य लिख लिया, वह जैसे कि मान लो डेली, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, ठीक है। वह कभी कभार मुझे कॉल करता है, ठीक है। वह दिन में 2 बार भोजन करता है, ठीक है। या आ गया नेवर, वह यहाँ
साल में 2 बार आता है। सौती सब साल सौती सौता सौता थोड़ी बार सौता, ठीक है। और मान लो कि नेवर, वह, ठीक है, या मान लो जैसे लिखे सीता कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे आप ढेरों एग्जाम्पल, बहुत सारे, कई लाखों एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हो। लेकिन सबके पीछे क्या आता है? ता है, ती है, ते है, जाता है, करता है, खाता है, पीता है, बोलता है, नाचता गाता है, ठीक है। तो ता है, ती है, ते है आते हैं। तो ये वाले वाक्य इसके अंदर जब लिखते हैं ना, तो भी इसी हिंदी के अंदर इसकी पहचान मेल खाती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हरीश हमेशा लेट आता है। मैं पहले इसका मतलब बता देता हूँ। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, डेली का मतलब होता है रोजाना या प्रतिदिन, एवरीडे इसका मतलब प्रतिदिन, एवरी मंथ हर महीने, हर ईयर, समटाइम्स यानी कभी कभार, ठीक है। मोस्टली यानी कि ज़्यादातर, जनरली यानी सामान्य, यूजली यानी सामान्य, ओकेजनली यानी कि कभी कभार, यानी किसी ओकेजन पर, किसी अवसर पर, ठीक है। वंस यानी कि एक बार, वंस अ वीक यानी कि हफ्ते में एक बार, वंस अ वीक, ट्वाइस यानी कि 2 बार, 2 टाइम्स इन अ डे, दिन में 2 बार, नॉर्मली यानी कि सामान्यता, ठीक है। तो ये कुछ शब्द है। अब देखो, हरीश हमेशा लेट आता है, और हमें स्ट्रक्चर पता है। स्ट्रक्चर हमेशा अगर वाक्य बनाओ ना, तो स्ट्रक्चर सबसे ऊपर रफ में लिख लो, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऐसे ये लगेगा तो लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हरीश इसमें सब्जेक्ट है, लेट आना, आना क्रिया है, लेट इसका एडवर्ब है, और हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? हरीश ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है। वह अक्सर यहाँ आता है। अक्सर को हम ऑफन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यूजुअली, जनरली भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि सामान्य तौर पर वह यहाँ पर आता है। ही ऑफन कम्स हियर, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, ठीक है। ही गो टू टेम्पल, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे गो नहीं आएगा। गो सब्जेक्ट, या एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर, यानी कि GOES। ही गोज टू टेम्पल डेली, रोजाना लिखो, प्रतिदिन लिखो, एक ही बात है, ठीक है। वह कभी कभार मुझे कॉल करता है। ही समटाइम्स कॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब है कॉल करना, तो एस लगेगा। ही समटाइम कॉल्स मी, ठीक है। वह दिन में 2 बार भोजन करता है, ठीक है। तो वो पहले भोजन करता है, इस वाक्य को बनाओ, और लास्ट में लिख देना दिन में 2 बार, यानी कि 2 टाइम इन अ डे, ठीक है। वह दिन में 2 बार भोजन करता है। ही ईट्स, भोजन करना को ईट कहते हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब एस लगाएंगे बनाने के लिए। ही ईट्स फूड, ठीक है, दिन में 2 बार, 2 टाइम्स, या एस लगा लेना, 2 टाइम्स होगा, ठीक है। 2 टाइम्स अ डे, या इन नहीं आएगा, हाँ 2 टाइम्स अ डे आएगा, ठीक है, इन नहीं आएगा। 2 टाइम्स अ डे, ठीक है, दिन में 2 बार, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस अ डे, दोनों में से कोई भी आ सकता है। 2 टाइम्स अ डे भी आ सकता है, और ट्वाइस अ डे भी आ सकता है, ठीक है। वह यहाँ साल में 2 बार आता है। आता है मतलब यहाँ विजिट करता है, ठीक है। तो विजिट करना भी एक वर्ब है। ही, या सब जगह ही आ रहा है, यहाँ पर लिख लेते वे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे हैं, या हम लिख लो, हम यहाँ साल में 2 बार आते हैं, ठीक है, यानी कि वी
विजिट हेयर 2 times अ ईयर, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। सीता कभी झूठ नहीं बोलती है, यानी कि कभी नहीं बोलती, तो झूठ बोलना को एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं टेल अ लाई, इसका मतलब भी होता है झूठ बोलना। यार लाई LIE, इसका मतलब भी होता है झूठ बोलना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लाई के अंदर तो तीनों, ठीक है। सेकंड टेंस के अंदर ही बताया था लाई का लाई लाइट लाइट और एक ले और एक लेन और वो होता है, ठीक है। तो सीता कभी झूठ नहीं बोलती, सीता नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है। जैसे कि एक और वाक्य लिख लेते हैं फाइनली, छोटा सा ही कोई भी, जैसे कि हम प्रतिदिन या रोजाना फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वी प्ले फुटबॉल डेली भी लिख सकते हो और एवरीडे भी लिख सकते हो, डेली ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इन एडवर्ब्स का प्रयोग करके हम इन स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं जो आमतौर पर पहचान भी मेल खाती है और ऐसे एडवर्ब्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए। ये लिख लिया तो वैसे 30 मिनट का वीडियो बन गया है, लेकिन एक छोटी सी बात 4-5 मिनट की है वो मैं बता देता हूँ। कई बार आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे कि हफ्ते में एक बार, ठीक है। महीने में 2 बार या दिन में 3 बार। हिंदी में वाक्य में कई बार ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। तो हफ्ते में 1 बार, इसको सही से कैसे लिखते हैं, वंस अ वीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 टाइम अ वीक। अब महीने में 2 बार, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस अ मंथ या 2 टाइम्स अ मंथ। या 2 शब्द आते ही, 2 शब्द आते ही टाइम्स हो गया है, ठीक है। इंग्लिश का एक नियम है कि अगर मान लो एक किताब है, ठीक है, तो आएगा बुक। अगर एक ही किताब है तो बुक आएगा, 2 होते ही बुक्स बन जाएगा, ठीक है। मतलब इंग्लिश के अंदर एक वचन और बहुवचन ही होते हैं, ठीक है। संस्कृत के अंदर नहीं होता है कि एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है। डायरेक्ट 1 से 2 हुआ और सीधा बहुवचन, 2 या 2 से आगे सब बहुवचन माने जाते हैं, ठीक है। तो 2 होते ही हमें पीछे वाला नाउन हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे। और अगर मान लो दिन में 3 बार, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थ्राइस, THRIC, थ्राइस अ डे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। ये सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साल में 3 बार। अगर मान लो ऐसा लिखना होगा 3 बार, तो कैसे लिखेंगे, थ्राइस अ
ईयर या 3 टाइम्स अ ईयर। ठीक है, तो सही ऐसे लिखते हैं। आप लोग गलत कैसे लिखते हो वो मैं बताता हूँ कि हिंदी में लिखा हुआ है मैं, हफ्ते में एक बार, तो हम ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, हफ्ते में एक बार, तो वो ऐसे लिखते हैं वंस इन अ वीक, या इन बीच में जोड़ देते हैं और इन नहीं आता और वाक्य गलत हो जाता है। या ऐसे कर लेते हैं वन टाइम इन अ वीक, तो गलत हो जाता है। ट्वाइस इन अ मंथ या 2 टाइम्स इन अ मंथ, यानी महीने में 2 बार, तो इन अगर बीच में लगा हुआ है, यहाँ पर भी थ्राइस अ डे, थ्राइस इन अ डे, थ्राइस इन अ ईयर, 3 टाइम्स इन अ डे, 3 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, तो आप कहना तो यही चाहते हो जो हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में शब्द आ जाता है मैं और आप यूज करते हो बीच में इन, तो वाक्य गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ये लिखो कि वंस इन अ वीक, या ये लिख लिया 1 टाइम इन अ वीक। ठीक है, इसका ये लिख लिया मान दो ट्वाइस इन अ मंथ, महीने में 2 बार। ठीक है, आप हिंदी में ऐसे ही बनाते होंगे, या 2 टाइम्स इन अ मंथ, या थ्राइस इन अ डे, या 3 टाइम्स इन अ डे, या इसको भी बना सकते हो, आप बनाते हो। ठीक है, ज़्यादातर थ्राइस इन अ ईयर या 3 टाइम्स इन अ ईयर, तो आप लोग ये बनाते हो और ये सब क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ये लिखते हैं और इसी वजह से गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं और हफ्ते में एक बार, तो ये जो मैं शब्द है इसके हिसाब से आप बनाते हो और बीच में इन लगा देते हो, और इन लगाने की वजह से आपके सेंटेंस के पीछे से ये जुड़ा हुआ होता है और वाक्य को गलत कर देता है। ठीक है, और ये एरर में कई बार पूछते हैं और लोगों को लगता ही तो नहीं है कि हफ्ते में 3 बार, तो मैं के लिए इन आया, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसको सही से ऐसे लिखते हैं वंस अ वीक या 1 टाइम अ वीक। ठीक है, ट्वाइस अ मंथ या 2 टाइम्स अ मंथ, थ्राइस अ डे या 3 टाइम्स अ डे, या साल में 3 बार होगा तो थ्राइस अ ईयर या 3 टाइम्स अ ईयर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, बीच में इन का प्रयोग नहीं करते। इन में प्रयोग करते हो, ये जो आप ऐसे इन में प्रयोग करके लिखते हो, ये वाले वाक्य गलत माने जाते हैं। ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर है वो वाक्य के पीछे अगर आप लगा दोगे इन करके तो गलत हो गए, या सही वाक्य सही होते हैं बिना इन वाले। ठीक है, जो ये मैंने लिखा है ये ऊपर वाले ये सब सही है, ये सब वाले गलत है, और आप ज़्यादातर ये यूज़ करते हो तो आगे से ये यूज़ मत करना, इनको यूज़ करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम पढ़ेंगे बाकी का अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स बनाना, इसको उतारना। ठीक है, और अगर मेरा पढ़ाना हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो मैं मान सकता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे, और शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करिए। ठीक है, फ्री में मत देखिए, आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से भी करवाइए, दूसरों को भी बताइए, ताकि वो भी ऐसे बेसिक से, जो कि ये जो बेसिक छोटे छोटे होते हैं ये कोई नहीं बताता। ठीक है, तो जब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को लोगों तक पहुँचा के भी आप उनकी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लीजिए।